दोस्तों, चांद देखने में हम सभी को प्यारा लगता है। चांदनी रात में चांद को घंटों निहारते रहना एक सुकून देने वाली बात होती है। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया है कि जिस तरह प्रत्येक आसमान की ओर उछाली गई चीज धरती पर आकर गिर जाती है, तो क्या कभी हमारा चांद धरती पर आकर गिर जाए तो क्या होगा? आपने शायद इसकी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या कुछ हो सकता है, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह बात तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सभी चीजों को अपनी ओर खींच लेता है, और इसमें एक नाम चांद का भी है, क्योंकि चांद धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से ही बंधा हुआ है। जब आप हाथ में लेकर एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर उछालते हो तो वह निश्चित ऊंचाई तक जाकर नीचे आ जाती है, लेकिन चांद इतनी ऊंचाई पर तो है, लेकिन वो धरती पर नहीं गिरता। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किसी अदृश्य बल ने चांद को दूसरी तरफ से भी पकड़ा हुआ है? तो ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का हमारी पृथ्वी पर न गिरने का एक कारण है उसकी तेज गति। अपनी गति के कारण चांद हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इस क्रिया को हम हिंदी में कक्षा और इंग्लिश में ऑर्बिट रोटेशन कहते हैं। और ऑर्बिट रोटेशन के ऐसे और कई उदाहरण हैं जो आपको ब्रह्मांड में हर दिशा और हर कदम पर मिल जाएंगे। आपको इसे ध्यान से समझना होगा। देखिए, जब आप किसी गेंद को हवा में फेंकते हैं तो गेंद ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि उसमें तेज गति होती है। लेकिन जैसे उस गेंद की तेज गति घटती है, वो सीधा धरती पर आकर गिर जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि गति गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करती है, और गेंद में जितनी गति होगी वह उतनी दूरी तक जाएगी। यदि गेंद को बेहद तेज गति से फेंका जाए और आसमान में हवा ना हो तो वह गेंद हमेशा पृथ्वी के चारों ओर घूमेगी, क्योंकि हवा के साथ घर्षण न होने की वजह से उस गेंद की गति एक समान बनी रहेगी। और ठीक ऐसा ही हमारे चांद के साथ भी हो रहा है। यानी अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है और चांद की गति को घर्षण करके कम करने वाली कोई वस्तु नहीं है, जिस वजह से चंद्रमा लगातार एक जैसी गति प्राप्त किए हुए है, और इसकी यही गति चंद्रमा को पृथ्वी के आकर्षण में बंधने से रोकती है। चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित जरूर है, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा की गति एक संतुलन तैयार करती है। इस संतुलन की वजह से चांद अरबों वर्षों से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। अगर अब चांद को पृथ्वी पर गिरना है तो उसकी गति कम होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चांद एक बहुत बड़ा और भारी उपग्रह है। इसलिए अगर हम अपने सारे रॉकेट चंद्रमा पर लगाकर विपरीत बल तैयार करें तो इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि हम उसकी गति को कम कर सकें। चलो फिर भी एक अंदाजे के लिए मान लेते कि चंद्रमा की गति अगर कम हो जाए तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चांद पर हावी जरूर हो जाएगा और इसे अपनी तरफ खींचने लगेगा। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा पृथ्वी के करीब आता रहेगा और एक दिन फिर पृथ्वी में समा जाएगा, या यूं कहें पृथ्वी से टकरा जाएगा। अगर किसी वजह से चांद की गति आधी कम हो जाती है तो शायद साल भर के अंदर चंद्रमा हमारी पृथ्वी से टकरा जाएगा। आइए इस पूरे साल को महीने में बांटकर पूरी घटना को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, और क्या होगा अगर चांद हमारी पृथ्वी पर आ गिरे। पहला महीना, चांद 3,84,000 किलोमीटर से 2,00,000 किलोमीटर तक चंद्रमा का सफर। हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अभी 3,84,400 किलोमीटर है। अब चंद्रमा पृथ्वी की तरफ आने लगेगा तो कुछ दिन तक आप समझ नहीं पाएंगे कि वो पृथ्वी के नजदीक आ रहा है, क्योंकि तब इंसान को सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। लेकिन महीने भर में आपको बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा, और जो आपको सबसे बड़ा बदलाव दिखाई देने वाला है वो होगा समुद्र में। उठने वाली लहरें बढ़ती चली जाएंगी और इनकी ऊंचाइयां भी बढ़ती चली जाएंगी। जिस तरह से हमारी पृथ्वी चांद को अपनी तरफ खींचती है, उसी तरह से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल का प्रभाव भी पृथ्वी पर होता है, और यह प्रभाव सबसे ज्यादा तरल पानी के महासागरों पर देखा जाता है। पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा की तरफ होता है उस भाग में एक उभार आ जाता है, जिसे हम ज्वारीय उभार या टाइडल ब्लस कहते हैं, और जो भाग पृथ्वी का चंद्रमा से दूर होता है उस भाग में संकुचन देखा जाता है। अब पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा की ओर है उसमें लगातार बदलाव आता रहता है।
और इसी वजह से दुनिया भर के समुद्रों में पानी का स्तर रोजाना 1 मीटर या तो बढ़ता है या फिर घट जाता है। इसी प्रक्रिया को हम ज्वार भाटा कहते हैं और इसी वजह से समुद्र में लहरें चलती रहती हैं। दोस्तों, जब चांद पृथ्वी के नजदीक आने लगेगा तो पृथ्वी का जो हिस्सा उसकी तरफ होगा तो जाहिर सी बात है उस हिस्से में समुद्री लहरों की ऊंचाइयां बढ़ने लगेंगी। सिर्फ 1 महीने के अंदर चंद्रमा पृथ्वी की आधी दूरी तय कर चुका होगा, जिससे अब समुद्र की लहर में उठने वाली ऊंचाई 4 मीटर यानी 13 फीट के बराबर हो जाएगी, जिससे मुंबई, कलकत्ता समेत दुनिया भर में जो भी शहर समुद्र के किनारे बसे होंगे उनमें भयंकर बाढ़ आ जाएगी और तब लोग अपने शहरों को छोड़कर भागना आरंभ कर देंगे। दूसरा महीना, चांद 2 लाख किलोमीटर से 1,33,000 किलोमीटर तक का सफर। जैसे जैसे चांद पृथ्वी की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, ये तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने लग जाएगा, जिस वजह से इसकी पृथ्वी की तरफ आने की गति धीमी हो जाएगी। दूसरे महीने तक चंद्रमा पृथ्वी तक आने की 75% की दूरी तय कर लेगा और इस दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी होगी, क्योंकि समुद्र से उठने वाली लहरों की ऊंचाई अब 10 मीटर यानी 33 फीट तक ऊंची हो चुकी होगी। इसकी वजह से तटीय शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। यहां रहने वाले करीब 1 अरब से ज्यादा लोग इन शहरों को छोड़कर ऊंचे इलाकों में भाग चुके होंगे। ऊंचे इलाकों में अचानक से इतने सारे लोगों की भीड़ हो जाने की वजह से संसाधनों और भुखमरी की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आज पूरी दुनिया में 75% नेट की व्यवस्था केवल समुद्र में बिछी फाइबर ऑप्टिक्स तारों से चलती है और इनके स्टेशन समुद्र किनारे बसे शहरों में हैं। और जब समुद्री लहरें तटीय शहर को तबाह करेंगी तो जाहिर है कि इंटरनेट की सर्विस भी रुक जाएगी और साथ ही समुद्र से निकाले जा रहे तेल और गैस पाइपलाइनें भी बंद हो जाएंगी। ऊर्जा की इस कमी के कारण शहर शमशान घाट के अंधेरों की तरह दिखाई देने लग जाएंगे। तीसरा महीना, 1,33,000 किलोमीटर से 1 लाख किलोमीटर तक का सफर। अब तक आई मुसीबतों के बाद भी इंसान ने अपना किसी तरह से अस्तित्व बचा रखा है, लेकिन तीसरे महीने में हमारी असल तबाही अब आरंभ हो जाएगी, क्योंकि अब तक चंद्रमा पृथ्वी के इतने करीब पहुंच चुका होगा कि मानवों द्वारा मौसम और जीपीएस की जानकारी के लिए छोड़े गए पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले सैटेलाइट भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होकर बिखरने लग जाएंगे। या तो ये सैटेलाइट चंद्रमा पर या फिर वापस धरती पर आकर गिरना आरंभ हो जाएंगे। महासागरों का फैलाव इतना बढ़ चुका होगा कि न केवल समुद्री शहर बल्कि उससे हजारों किलोमीटर दूर बसे शहर भी डूबने लगेंगे। बढ़ते समुद्री भूमि के जल को भी प्रभावित करेंगे, जिस कारण पृथ्वी से मीठे पानी के भंडार पूरी तरह से खत्म होना आरंभ हो जाएंगे। हर स्थान पर खारा और अशुद्ध पानी रह जाएगा। चौथा और पांचवा महीना, 1 लाख किलोमीटर से 60,000 किलोमीटर तक का सफर। इस समय तक पृथ्वी पर समुद्री लहरों की ऊंचाई 30 मीटर से 100 मीटर तक बढ़ चुकी होगी और पृथ्वी का जो हिस्सा चंद्रमा की तरफ होगा वो पूरी तरह से तबाह हो चुका होगा। पृथ्वी से अब सभी प्रकार के जीवों का खात्मा शुरू हो जाएगा। अब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव समुद्रों से बढ़कर पृथ्वी की बाहरी परत की ऊंची चट्टानों को भी तोड़ने लग जाएगा। पूरी पृथ्वी पर लगातार महाभूकंप आते रहेंगे और साथ ही भारी संख्या में ज्वालामुखी भी पृथ्वी पर फूटना आरंभ हो जाएंगे। हालांकि चंद्रमा पर तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव और भी भयानक होगा, लेकिन चांद तो पहले से ही वीरान है, इसलिए वहां तबाही कोई खास मायने नहीं रखती। पांचवा, छठा और सातवां महीना, 60,000 किलोमीटर से 40,000 किलोमीटर तक का सफर। लगभग आधे साल के अंदर चंद्रमा पृथ्वी के जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट स्पेस में दाखिल हो चुका होगा। तब चंद्रमा एक दिन से भी कम समय में पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है, जिसकी वजह से समुद्र की लहरें तब ऊपर उठने की बजाय चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर घूमने लग जाएंगी। चंद्रमा के सामने वाली पृथ्वी पूरी तरह से समुद्र में डूब जाएगी और चंद्रमा से विपरीत दिशा वाली पृथ्वी समुद्र से बाहर होगी। पृथ्वी के जोरदार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अब चंद्रमा का स्वरूप भी बदलने लगेगा। चंद्रमा का जो हिस्सा पृथ्वी की तरफ होगा वो खिंचने लगेगा, जिसकी वजह से चंद्रमा गोल न होकर किसी अंडे जैसा आकार वाला दिखाई देने लगेगा। 8वें से 11वां महीना यानी 40,000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक का सफर। इस समय चंद्रमा हमें काफी ज्यादा विशाल दिखाई देने लग जाएगा। इस समय पृथ्वी पर केवल चारों ओर बहता हुआ पानी होगा और अब तक पृथ्वी से सभी जीव समाप्त हो चुके होंगे। हाँ, बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों में अभी भी जीवन शेष है। पृथ्वी पर फूटते ज्वालामुखी की राख आकाश को पूरी तरह से ढक देगी
और इस वजह से सूरज की गर्मी अब पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगी और चारों ओर भयानक ठंड का राज होगा। और अगर ऐसे में सूरज दिख भी गया तो चंद्रमा बार बार सूरज के सामने घूमता हुआ दिखाई देगा, जिससे पृथ्वी पर एक से अधिक बार सूर्य ग्रहण प्रत्येक दिन में दिखाई देंगे। अभी हमारे ग्रह पर हर तरफ पानी ही पानी होगा, लेकिन हमारी पृथ्वी अब तक एक नरक के रूप में बदल चुकी होगी, जहां जीवन किसी भी हालत में नहीं पनप सकता। हर तरफ राख होगी और तेजाब की बारिश होगी। 12वां महीना यानी साल का अंतिम महीना 10,000 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी से टकराने तक का सफर बड़ा ही भयानक होगा। अब चंद्रमा आखिरी महीने में पृथ्वी के करीब पहुंच जाएगा और यहां से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होगा कि चंद्रमा एक स्थिर रूप में नहीं रह पाएगा। यहां पहुंचकर चंद्रमा एक भयानक विस्फोट के साथ नष्ट हो जाएगा और लाखों टुकड़ों में बट जाएगा। अब ये टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर कुछ इस तरह से घूमने लगेंगे जो कि शनि ग्रह के छल्लों की तरह आपको दिखाई देंगे। चंद्रमा के इतने ज्यादा टुकड़ों में बट जाने से उसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाएगा और इससे पृथ्वी पर जो विनाश चल रहा था वो भी थम जाएगा। समुद्र शांत होकर एक बार फिर अपनी जगह लौट जाएंगे। छोटे टुकड़ों में बट जाने की वजह से चंद्रमा के कदम भी अब ठहर चुके होंगे, लेकिन चंद्रमा के टुकड़े लगातार अभी भी पृथ्वी पर गिरने लगेंगे और गर्म राख की बारिश पृथ्वी के समुद्र को उबालती रहेगी। अगर इतना बड़ा विनाश झेलने के बाद भी कोई इंसान पृथ्वी पर बच गया, तब भी वह फिर से जीवन शुरू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा के नष्ट होने की वजह से पृथ्वी अपनी कक्षा में असंतुलित हो जाएगी, जिससे पृथ्वी पर ऋतुओं और मौसम का बदलाव नहीं हो पाएगा। फिर कहीं बहुत ज्यादा गर्मी तो कहीं बहुत ज्यादा ठंड बनी रहेगी, लेकिन बाद में पृथ्वी के हालातों में सुधार होना आरंभ होगा। लेकिन इससे पूरी पृथ्वी तो नहीं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा फिर से जीवन जीने लायक हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा के नष्ट होते ही इसका गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण पृथ्वी समय समय पर अपने ध्रुवों से पलटती रहेगी, जिसकी वजह से इंसानों जैसे जटिल जीवन के बजाय पृथ्वी केवल सूक्ष्म जीवों का ग्रह बनकर रह जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।